आज हम गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले के क्लास में हमने मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का जो लगभग 500 वर्ष का कालखंड है उसके बारे में पढ़ा। उस दौरान की जो राजनीतिक स्थिति थी, अलग अलग राजवंश थे, उनके बारे में पढ़ा। और अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े उसके बाद उसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि जो कुषाणों का साम्राज्य था वो 230 ईस्वी तक आते आते कुषाणों का साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो जाता है। वैसे तो जो कनिष्क है, कनिष्क, यही इसके मृत्यु के साथ ही कुषाण साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और कनिष्क आप जानते हैं कि 78 ईस्वी से लेकर के लगभग 101 ईस्वी तक शासन करता है। 101 ईस्वी तक शासन करता है और इसके मृत्यु के साथ ही कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और आप देखेंगे कि 101 ईस्वी से 230 ईस्वी तक यानी लगभग 129 साल का अंतर है। इस 129 साल के दौरान क्या होता है, 129 साल यानी 230 ईस्वी जब कुषाण साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो जाता है और इसके जगह 230 ईस्वी में एक नए इसी के जो कुषाण के ही रिश्तेदार थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसको कहा जाता है मरुत। तो मरुतों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मरुतों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और ये जो मरुत थे ये कुषाणों के ही रिश्तेदार थे। तो जो कुषाण वंश था उसके जगह मरुतों का वंश स्थापित हो गया। लेकिन ये 230 ईस्वी की घटना है और यहाँ कनिष्क की मृत्यु होती है 101 ईस्वी में। तो 101 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच लगभग 129 साल का अंतर हो रहा है। और इस 129 साल के भीतर कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता है, यानी कि उसका जो विशाल साम्राज्य था वो धीरे धीरे किसी दूसरे शासक के हाथों में जाता रहता है। और इस तरह इस बीच में आप देखेंगे तो 101 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच यानी कि 275 में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का स्थापना होता है। 275 ईस्वी में तो ये जो कनिष्क की मौत है और जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना है, इसके बीच के काल को आप देखेंगे तो इस बीच के काल में कई तरह के राज्य भारत में छोटे छोटे राज्य देखते हैं। जैसे नाग वंश का शासन दिखता है, इसके अलावा मौखरी वंश का शासन दिखता है। और इस तरह के राजतंत्र वाली व्यवस्था के अतिरिक्त भारत के कई राज्यों में गणतंत्र वाली व्यवस्था भी थी, यानी गणतंत्र वाले राज्य व्यवस्था भी थे। जैसे मालव, योधेय, अर्जुनायन, ये सब थे। तो ये जो 275 ईस्वी में गुप्तों का उदय होता है और 230 ईस्वी में कुषाण फाइनली खत्म हो जाते हैं। इस बीच में यानी 101 ईस्वी से लेकर के और 275 में गुप्तों के उदय तक के बीच के जो शासक है उसके विषय में कुछ बहुत जानना नहीं है, प्रश्न भी नहीं आता है। लेकिन इसमें एक जो शासक था इक्ष्वाकु वंश का शासन, इक्ष्वाकु वंश का शासन इसी बीच में था। इक्ष्वाकु वंश का शासन ये दक्षिण भारत में था और ये इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे वो खुद को श्री पर्वतीय से संबोधित करते थे और ये खुद को आंध्रभृत्य भी कहते थे। आंध्रभृत्य और आंध्रभृत्य जो सातवाहन वंश के शासक थे वो भी खुद को आंध्रभृत्य, उन्हें भी आंध्रभृत्य कहा जाता था। पुराणों में सातवाहन वंश के शासन के लिए, सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके लिए आंध्रभृत्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और जो इक्ष्वाकु वंश के शासन थे इनके लिए भी ये भी अपने आप को आंध्रभृत्य कहते थे। और इक्ष्वाकु वंश के शासक के लिए श्री पर्वतीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। श्री पर्वतीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इतना जानना आपके लिए जरूरी है। अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर। गुप्त साम्राज्य के ऊपर हम आते हैं। और गुप्त साम्राज्य का शासन भारत में 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चलता है।
इस कालखंड का, जो ये लंबा कालखंड है, इस लंबे कालखंड के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले गुप्त वंश के विषय में हम जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो गुप्त राजवंश था उसमें अलग अलग शासक हुए, गुप्त वंश के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सब के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम उसको पढ़ेंगे। जानकारी के, आप जानते हैं कि इतिहास में दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे कि इस कालखंड के दौरान किस किस शासक ने भारत के ऊपर शासन किया, उसके विजय अभियान क्या थे, उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ था, उन शासकों ने किन दूसरे शासकों को से के साथ युद्ध किया, तो ये सब हम राजनीतिक स्थिति में पढ़ेंगे। फिर हम इसके प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे कि गुप्त काल के दौरान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीय स्तर का प्रशासन कैसा था, प्रांतीय स्तर का प्रशासन कैसा था, जिला स्तर का प्रशासन, स्थानीय स्तर का प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, ये सब जो प्रशासन के अलग अलग शाखाएं होती है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। फिर हम आर्थिक जीवन को देखेंगे कि उस वक्त जो अर्थव्यवस्था था उसका आधार क्या था, कृषि की क्या स्थिति थी, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिल्प, इन सबको देखेंगे। सामाजिक जीवन को देखेंगे कि समाज में किस तरह का बदलाव आया है, वर्ण व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है जो समाज विभाजन का आधार है, उसको हम देखेंगे। महिलाओं की स्थिति को देखेंगे। फिर हम धार्मिक जीवन को देखेंगे कि किस किस तरह, किस किन धर्म का इस कालखंड के दौरान कौन कौन सा धर्म है और किस धर्म का प्रभाव अधिक है, किस धर्म का प्रभाव कम है, किस धर्म की क्या स्थिति है, इसके विषय में जानेंगे। फिर हम कला, साहित्य और विज्ञान के विषय में जानेंगे। गुप्त काल मुख्य रूप से अपने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए ही जाना जाता है। तो जो कला, साहित्य और विज्ञान, आप जानते हैं कि साहित्य में कालिदास जैसे महान जो साहित्यकार थे वो इसी गुप्त काल में हुए और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ये सब कला, साहित्य और विज्ञान के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जानकारी के स्रोत, कि गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि इतिहास में जानकारी के दो मुख्य स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जब हम साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं तो इसमें इसका भी विभाजन होता है। साहित्य में जो साहित्यिक स्रोत है उसमें भी एक धार्मिक साहित्य होता है, एक गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य होता है। अगर आप लौकिक साहित्य को देखें तो उसमें भी विभाजन होता है, देशी साहित्य होता है और विदेशी साहित्य होता है। तो यहाँ विदेशी साहित्य में मुख्य रूप से आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, फाहियान। तो फाहियान के जो यात्रा वृत्तांत है, फाहियान ने भारत को जो देखा और जो लिखा, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में हमें कालिदास, हमने आपको बताया कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और उन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की। इनके बहुत सारे साहित्य है, जैसे मालविकाग्निमित्र नाटक है, रघुवंश महाकाव्य है, मेघवंश काव्य है, उसके बाद आपका मेघदूतम है। इस तरह की कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसके द्वारा हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक और लेखक है शूद्रक। शूद्रक ने एक साहित्य लिखा था, एक किताब लिखा था जिसका नाम है मृक्ष कटिकम। शूद्रक की जो किताब है उसका नाम है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलाड़ी। तो इसके द्वारा भी हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि मौर्य वंश का शासक था। लेकिन इसी विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, ये एक नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम क्या है? एक नाटक है। तो जहां विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं इसी विशाख दत्त की एक दूसरी रचना है देवी चंद्रगुप्तम, एक नाटक है। इसके द्वारा हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, वो समुद्रगुप्त कैसे गद्दी पर बैठता है, इसके विषय में हमें जानकारी देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्यभट्ट भी इस समय के एक प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ की रचना की थी।
तो ये जो साहित्यिक स्रोत है इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में आप जानते हैं कि अभिलेख आता है, सिक्का आता है, उस समय के जो भी इस्तेमाल किए गए सामग्री है जो खुदाई में मिलता है वो सारी चीज़ें आती है। उस समय जो भवन का निर्माण हुआ, जो मंदिर का निर्माण हुआ, वो सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से 2 की भूमिका है, एक तो अभिलेख की भूमिका है और दूसरा सिक्के की भूमिका है। तो गुप्त काल के विषय में हमें जिस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है उसमें एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता हरिसेन है। आप जानते हैं हरिसेन समुद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबार में मंत्री था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। उसके अलावा एक है बिलसड स्तंभलेख। बिलसड स्तंभलेख जो है ये किसका है? ये आपका है कुमारगुप्त का, गुप्त शासक कुमारगुप्त का अभिलेख है बिलसड स्तंभलेख, ये कुमारगुप्त का है। इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा है भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख जो है वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है। और भीतरी स्तंभलेख से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश के शासन जब था तब भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से ही प्राप्त होती है जो कि स्कंदगुप्त का है। उसके अलावा एक पूना ताम्रपत्र लेख है। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता का है। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता ये चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र लेख है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश के जो पहले आदि पुरुष थे यानी जो उसके संस्थापक थे उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठता है और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है। तो ये कुछ जानकारी के स्रोत हैं जिससे हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। और ये आपको याद रखना है क्योंकि कालिदास के जो नाटक है या कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम नाम की पुस्तक लिखी थी, ये भी पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। उसके बाद विशाख दत्त की ये जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम नाटक, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन ने इसकी रचना की थी। बिलसड स्तंभ लेख ये कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त का है। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता का है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा गुप्त काल के सिक्के हैं। आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में ही जारी किया गया था। भारत के भीतर सोना का सिक्का सबसे अधिक संख्या में गुप्त काल के समय में जारी किया गया था। लेकिन भारत में शुद्ध सोना का सिक्का सबसे अधिक कुषाणों के समय में जारी किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सोना का सिक्का सबसे संख्या में सबसे अधिक तो गुप्त वंश के समय में जारी किया गया है, लेकिन शुद्धता सबसे अधिक जो सोने के सिक्के में थी वो कुषाणों के समय में थी। यानी इसका मतलब है कि जो गुप्त के समय में सोने के सिक्के जारी किए गए उसकी संख्या तो भले अधिक थी, लेकिन उसकी शुद्धता इस मायने में कम थी कि उसमें कुछ दूसरे धातु को भी मिला करके वो सिक्के तैयार किए गए थे। तो ये जो पूछा जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के सबसे अधिक किसके समय में जारी किए गए, तो इसका आंसर होगा कुषाण वंश। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके समय में जारी किए गए, तो इसका आंसर होता है गुप्त वंश। और गुप्त वंश के समय में जो सोना का सिक्का जारी किया गया उसको दिनार कहा जाता था। दिनार, उसको दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था। तो ये हुआ कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के विषय में जानकारी का स्रोत। अब आइए हम गुप्त वंश के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि कैसे गुप्त वंश की स्थापना हुई, उसके कौन कौन से शासक हुए और उसके क्रियाकलाप क्या थे। अब हम गुप्त वंश के या गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रीगुप्त के बारे में जानते हैं। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है, यानी श्रीगुप्त ही वो व्यक्ति था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त के विषय में कहा जाता है कि यह पहले कुषाणों के अधीन एक सामंत था। यानी श्रीगुप्त पहले कुषाण जो वंश था उसी के अधीन कार्य करने वाला एक सामंत था। बाद में इसने अपने एक स्वतंत्र स्थिति की घोषणा कर ली और श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की 275 ईस्वी में। 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और श्रीगुप्त ने
महाराज की उपाधि धारण की, महाराज, महाराज की उपाधि धारण की। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठता है और घटोत्कच भी खुद को महाराज की उपाधि धारण करता है, महाराज। चूंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करता है और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो इस आधार पर इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच किसी का अधीन सामंत था, इसीलिए उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को एक महाराज की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। तो ये श्रीगुप्त और घटोत्कच के विषय में जानकारी है। हमने आपको पहले भी बताया था प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख जो है उससे इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जो 319 ईस्वी में गुप्त वंश के गद्दी पर बैठा। 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गुप्त वंश के गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत प्रारंभ किया जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत प्रारंभ किया जिसे कि गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। आपको हमने पहले बताया था कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था और अब चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और लिच्छवी वंश की कन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया। कुमार देवी के साथ विवाह किया। आप जानते हैं कि हमने आपको पहले जब हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि बिंबिसार ने कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवी वंश की कन्या कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसकी जानकारी दो तरीके से मिलती है। एक तो जो समुद्रगुप्त कालीन प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें लिच्छवी दौहित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिच्छवी दौहित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिच्छवी दौहित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है समुद्रगुप्त के कालीन जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है। तो इसका अर्थ होता है, लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता है लिच्छवियों के पुत्री के पुत्र, यानी लिच्छवियों के पुत्री से उत्पन्न पुत्र। तो लिच्छवियों के चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और ये अपने लिए लिच्छवी दौहित्र शब्द का इस्तेमाल करता है, तो इससे भी ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में कुछ सिक्के जारी किए गए थे जिस सिक्के का नाम है कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी नाम का सिक्का है। उस सिक्के के ऊपर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी दोनों के चित्र खुदे हुए हैं। तो इससे जानकारी प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया था और गुप्त संवत चलाया था। अब हम आते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया और उसके बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश के गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गुप्त वंश की गद्दी पर बैठता है और 375 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में शासन करता है। समुद्रगुप्त की ख्याति उसके विजय अभियानों को लेकर के है। समुद्रगुप्त ने जो भी विजय अभियान चलाए, जिस भी राज्य या राजाओं के साथ युद्ध किया, उसमें कभी भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया जिसे उसके आर्यावर्त अभियान कहा जाता है।
आर्यावर्त अभियान के नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त के 2 अभियान बहुत प्रमुख है, आर्यावर्त अभियान। इस अभियान में इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त अभियान में इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था, जिसमें गणपति, अच्युतसेन, नाग, ये सब प्रमुख थे। तो इसने समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त अभियान के अंतर्गत उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया और इन शासकों को पराजित करके इसके जो राज्य थे उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान भी किया। दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत पर दक्षिणापथ अभियान, और दक्षिणापथ अभियान में इसने 12 शासकों को पराजित किया था। 12 शासकों को पराजित किया था। और इसके जो दक्षिणापथ अभियान है उसको धर्म विजय अभियान की संज्ञा दी जाती है। धर्म विजय अभियान की संज्ञा दी जाती है। क्यों इसके दक्षिणापथ अभियान को धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है? क्योंकि इसने उत्तर भारत में यानी आर्यावर्त के जिन 9 शासकों को पराजित किया उसके राज्य को तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिणापथ में यानी दक्षिण भारत के जिन 12 शासकों को इसने पराजित किया उसके राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उसके लिए एक अलग नीति अपनाया था, इस दक्षिणापथ के लिए, जिसको कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया था। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने किसके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया था, तो ये दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उसके लिए इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया था। और ग्रहण मोक्षानुग्रह 3 शब्द है यहाँ, ग्रहण है, मोक्ष है और अनुग्रह है। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण का अर्थ क्या होता है? ग्रहण का अर्थ होता है किसी राज्य के शासक को पराजित करना और उसको अपने कब्जे में, अपने अधीन करना। फिर मोक्ष का मतलब होता है उसको मुक्त कर देना। पहले उसको पराजित किया, अपने अधीन किया, फिर उसको मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और अनुग्रह का अर्थ होता है उस पर दया करके उसको शासन करने की इजाजत दे देना। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इसने दक्षिणापथ के 12 शासकों के प्रति अपनाई थी। और इसी ग्रहण मोक्षानुग्रह धर्म विजय की नीति यही होती है कि किसी शासक को आपने पराजित किया और उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और फिर उसे स्वतंत्र करके उसे एक शासक के रूप में कार्य करने की इजाजत दे दी, यानी उसके राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति थी इसी को धर्म विजय की नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय। अब चूंकि समुद्रगुप्त ने जो भी विजय अभियान चलाए थे उसमें कहीं भी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए विसेंट स्मिथ नामक एक विद्वान है, विसेंट स्मिथ नामक एक विद्वान है, जिसने समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान की सफलता को देख करके उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? जिस विद्वान ने कहा था उसका नाम है विसेंट स्मिथ। हालांकि जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे और नेपोलियन को देखेंगे तो नेपोलियन को पराजय का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन समुद्रगुप्त को पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था कभी अपने जीवन में। हालांकि इसके बावजूद समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का एक शासक था मेघवर्ण श्रीलंका का एक शासक था, और इसने समुद्रगुप्त के पास अपने एक दूत मंडल भेजा था एक कुछ उपहार के साथ, और इसने समुद्रगुप्त से यह आग्रह किया था कि वो गया में उसे एक मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। तो समुद्रगुप्त ने उसका आदेश दे दिया था, और समुद्रगुप्त के समय में ही श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्ण, उसने गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद उसने सिक्के जो जारी करवाए थे उसमें कुछ इस तरह के शब्द अंकित करवाए थे, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक, इस तरह के शब्द उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। ये आप याद रखिएगा, व्याघ्र पराक्रमांक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है व्याघ्र पराक्रमांक।
इसके अलावा समुद्रगुप्त की उपलब्धि ये थी कि समुद्रगुप्त एक शासक होने के अतिरिक्त एक कवि भी था, साहित्यकार भी था, संगीत में भी उसकी रुचि थी और संगीत में उसकी रुचि होने की वजह से ही समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए, यानी समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए ऐसे सिक्के मिले हैं जिसपे समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ये समुद्रगुप्त की गीत और संगीत में उसकी रुचि का परिचायक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त कवि भी था और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त की रुचि संगीत और कविता में भी थी और कविता में अपनी रुचि की वजह से उसने कविराज की उपाधि धारण की। संगीत में उसकी रुचि थी, इसलिए उसने अपने सिक्के पर खुद को बीना बजाते हुए दिखाया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षु को अपना संरक्षण दिया था। यानी वसुबंधु नामक जो बौद्ध भिक्षु था, यह समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु किसके समय में हुआ, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त श्रीगुप्त से लेकर के समुद्रगुप्त तक की उपलब्धि रही। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट शासक है, उसके बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य के अगले शासक के रूप में हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक है। लेकिन हमने ये देखा था कि जो समुद्रगुप्त है उसका शासन 375 ईस्वी तक ही है। तो 375 और 380 के बीच में जो 5 साल का गैप है, इसके बीच कौन गुप्त वंश का शासक था, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है, कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। कुछ विद्वान इस बीच में रामगुप्त को गुप्त वंश का शासक के रूप में चिन्हित करते हैं, रामगुप्त। हालांकि इसको लेकर के कोई स्पष्ट सहमति नहीं है, लेकिन रामगुप्त का उल्लेख किया जाता है। बताया जाता है कि रामगुप्त भी समुद्रगुप्त का ही पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। और रामगुप्त के जब शासक था तब कुछ विदेशी आक्रमण हुए, उसके सामने रामगुप्त पराजित हो गया और उसने अपनी पत्नी को लेकर के एक समझौता कर लिया था। इसी से इससे विक्षुब्ध होकर के चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना वेश बदला और वेश बदल के जिस विदेशी शासक के साथ रामगुप्त ने समझौता किया था, उस विदेशी शासक की पहले हत्या की और फिर उसके बाद रामगुप्त की भी हत्या कर दी और फिर गद्दी पर बैठा। तो कुछ ऐसा विवरण मिलता है। लेकिन चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका शासन 380 से 412 ईस्वी तक है और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। इसके अलावा विक्रमादित्य के अलावा उसने देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक की उपाधि भी धारण किया था। तो देवराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि था और चंद्रगुप्त भारत के इतिहास का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इस तरह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में कुल 14 शासक हुए, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी। हमने आपको पहले बताया था कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज की उपाधि धारण की। तो ये आप याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था उसने देवराज की उपाधि धारण की। इसके विजय अभियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के विषय में हमें जानकारी उदयगिरि गुहा लेख से प्राप्त होता है। उदयगिरि गुहा लेख, इसी से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान मुख्य रूप से शक शासन के ऊपर केंद्रित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो सौराष्ट्र का इलाका है, गुजरात में और सौराष्ट्र का इलाका, उस इलाके में शक वंश का शासन था और वहां रुद्र सिंह तृतीय यहाँ इस वक्त शक शासक था। रुद्र सिंह तृतीय एक शक शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय पर आक्रमण किया, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, मार डाला और इसका जो राज्य था सौराष्ट्र के हिस्से में, गुजरात के हिस्से में, उसको अपने साम्राज्य में
मिला लिया। तो ये रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उसको अपने राज्य में मिला लिया, और शक शासन को पराजित करने के वजह से ही अ, इसने इसे सकारी के नाम से जाना जाता है, सकारी। क्योंकि ये शकों को पराजित किया था, मार डाला था, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाना जाता है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी किया था। इस सिक्के पर बाघ की आकृति खुदी हुई थी, और ये जो चांदी का सिक्के जारी किया था, ये उसी इसका स्वरूप कुछ वैसा ही था जैसा कि शक शासक के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। तो ये चांदी का सिक्का जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया, ये शकों द्वारा जारी किया जाने वाले जो चांदी का सिक्का था, उसी तरह का ये भी चांदी का सिक्का था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध भी बनाए। उसने खुद कुबेर वंश की कन्या कुबेर वंश की कन्या कुबेर नागा, या इसी को नागवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कुबेर वंश या नागवंश की कन्या थी कुबेर नागा, उसके साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसी कुबेर नागा से इसकी जो एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री हुई थी। और फिर इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने अपने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। बाद में जब रुद्रसेन द्वितीय की मौत हो जाती है, तो ये जो रुद्रसेन द्वितीय का राज्य था वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में ही आ जाता है, और वहां प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री जो थी वहां की शासिका थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने युद्ध विजय से अधिक कला और साहित्य के लिए जाना जाता है। तो इसके समय में इसके दरबार में 9 ऐसे साहित्यकार विद्वान थे जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न था, और नवरत्न ये 9 विद्वान थे जिसको नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। ये 9 विद्वान कौन कौन थे? एक कालिदास थे, एक धन्वंतरी थे जो कि चिकित्सक थे धन्वंतरी, एक छपनक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे, वाराह मिहिर थे और वररुचि थे। ये 9 विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वाराह मिहिर, वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी विदेशी यात्री भारत के भ्रमण पे आया था जिसका नाम है फाहियान भारत आया था। ये कब आया था? 399 ईस्वी में आया था, और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। यानी कुल लगभग 15 साल इसने भारत में रहा, और इसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन किया था। तो ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ही फाहियान भारत आया था, और इसने बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। उसके आगे आता है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है, और कुमारगुप्त 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक शासन करता है। कुमारगुप्त का शासन 415 से 454 ईस्वी तक होता है। कुमारगुप्त के विषय में हमने आपको पहले बताया था कि इसके समय का एक बिलसर स्तंभ लेख है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसके समय में एक और अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिससे जानकारी प्राप्त होती है। और मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी। कुमारगुप्त के समय में भी चांदी का सिक्का जारी किया गया, और कुमारगुप्त के समय में जो चांदी का सिक्का जारी किया गया उस पर मयूर की आकृति खुदी हुई होती थी। यानी कुमारगुप्त के समय के जो सिक्के जारी किए गए उस पर मयूर की आकृति खुदी हुई होती थी। कुमारगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण हुआ, जिसे पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र के शब्द से हुनों को जाना जाता है। तो ये हुन आक्रमण हुआ था, और इस हुनों को पराजित करने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, जिसने हुनों को पराजित किया था।
कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा ही की गई थी। और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। जैसे आपने देखा कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। उसके उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने देवराज की उपाधि धारण की। इसके अलावा उसने विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये जो अलग अलग शासकों की उपाधियां, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये मिलान करने के लिए पूछ देता है। एक तरफ 4 शासक का नाम दे देगा, दूसरी तरफ 4 उपाधि दे देगा, उसको मिलान करने के लिए पूछता है। तो आप याद रखेंगे कि कुमारगुप्त का जो उपाधि था वो था महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन करता है और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो स्कंदगुप्त के समय में फिर से जब स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है तो फिर से हून आक्रमण होता है। और स्कंदगुप्त के समय का जो भीतरी स्तंभलेख है, भीतरी स्तंभलेख, उससे इस हून आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी घटना ये है कि आप हमने पहले जब मौर्य पढ़ाया था तब हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था सौराष्ट्र का, पुष्यगुप्त वैश्य, उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर हमने आपको बताया था कि जब जो वहां का शक शासक था रुद्रदामन, उसने उस सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। और स्कंदगुप्त के समय में फिर से उस सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था। तो ये सुदर्शन झील का मरम्मत की जिम्मेदारी स्कंदगुप्त ने, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त, स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त, इसका पुत्र था चक्रपालित। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। इसी चक्रपालित को सुदर्शन झील के मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के समय में हून आक्रमण भी हुआ था और स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट, चीन में जो सांग वंशीय सम्राट था, उस चीनी सम्राट के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। तो ये स्कंदगुप्त की है। स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था। और समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने अपना दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक होता है। और इसके बाद कुमारगुप्त तृतीय के बाद विष्णुगुप्त गद्दी पर बैठा, जो कि इसी का पुत्र था। कुमारगुप्त तृतीय का ही पुत्र था विष्णुगुप्त, ये गद्दी पर बैठा। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसने 550 ईस्वी तक शासन किया, 550 ईस्वी तक शासन किया और इसके साथ ही गुप्त साम्राज्य बिखर गया। हमने आपको ये सब कुछ गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ाया। एक अभिलेख जो समुद्रगुप्त के समय का है उसके विषय में कुछ जानकारी जरूरी है। हमने प्रयाग प्रशस्ति लेख का जिक्र किया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना जो है समुद्रगुप्त के समय का, जो उसका एक मंत्री था, संधि विग्रही के पद पे कार्यरत था हरिसेन। तो हरिसेन संधि विग्रहिक और सचिव के पद पे कार्यरत था। तो उसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में आरंभ रूप से ये कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में जब अकबर का शासन होता है तो अकबर उस प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद में जो अकबर का किला होता है उसमें उसको रखवाता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल का भी, जो अकबर के दरबारी था बीरबल, उस बीरबल का भी इस प्रयाग प्रशस्ति में जिक्र है। और ये प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के प्रशंसा में लिखी गई चीजें। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी किसी की प्रशंसा में लिखी गई। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रहिक थे हरिसेन, उसके द्वारा इसे लिखा गया था और इससे समुद्रगुप्त के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति, उसके जो अलग अलग शासक थे। अब हम गुप्त कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धार्मिक जीवन और कला साहित्य को देखते हैं।